तो नेशनल पार्टीज या स्टेट पार्टीज का डिफरेंशिएशन हमारा फेडरल सिस्टम में आता है। तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। सो जो डिवीजन ऑफ पावर्स है तो दैट इज बेस्ड ऑन फेडरलिज्म। 3 अलग अलग लेवल्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, नेशनल, स्टेट और पंचायत। लेकिन जो हमारी जो एक्चुअल पावर कंसंट्रेशन है दैट इज एट द स्टेट लेवल एंड एट द पंचायत लेवल। खैर अब विद टाइम पंचायत में भी काफी कॉन्टेस्ट होने लगा है और पंचायत लेवल पे भी बहुत सारी पार्टीज कॉन्टेस्ट करती हैं। पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होने लग गए हैं। पहले सिर्फ इंडिविजुअलाइज्ड इलेक्शंस होते थे कि मतलब जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते थे पंचायत में, अब पार्टी बेस्ड कैंडिडेट्स भी होते हैं। तो जैसे फेडरल अरेंजमेंट है, नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो वैसे ही नेशनल लेवल पर नेशनल पार्टीज होती हैं जिनका जो स्कोप ऑफ वर्क होता है दैट इज एट द नेशनल लेवल। तो ऐसी जो पार्टीज होंगी उनकी जो ऑफिसेज होंगे दैट इज गोइंग टू बी स्प्रेड इन मेनी स्टेट्स, नॉट ऑल स्टेट, लेकिन इट इज गोइंग टू बी एटलीस्ट इन मोर देन 4 स्टेट्स। तो 3 to 4 स्टेट्स तो कम से कम उनकी प्रेजेंस होगी ही। अब लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, अब मान लो प्रेजेंस ऑफिस ओपन करना तो बहुत आसान रहता है, लेकिन ऑन व्हाट बेसिस इज द tag of national party granted to a particular political party? तो अभी जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, जो जिसमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का है, these 7 political parties, तो जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं these are currently recognized by the Election Commission of India as national party। तो कोई भी टैग है नेशनल पार्टी का, याद हो तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टेक्स प्लेस विद द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन सारी की सारी पार्टीज को रजिस्टर करती है और उन पार्टीज को हम रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। अब नेक्स्ट लेवल होता है रिकग्निशन का। द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेस सम पार्टीज एज नेशनल पार्टीज और सम पार्टीज एज स्टेट पार्टीज। अब इसका एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर ये रिकग्निशन ग्रांट होता है। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकग्निशन चाहिए तो इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स। तो जितने भी वोट्स हैं डल रही हैं इन एन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। तो हरियाणा में है तो हरियाणा में जितने भी वोट्स डलते हैं उनमें से अगर 6% वोट्स उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है और वो पार्टी इट विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 2 सीट्स होंगी और कम से कम 6% वोट्स गेन करें। तो अगर यूं होता है कि मान लो 2 सीट वो विन करते हैं लेकिन जो वोट शेयर है वो 6% से कम होता है तो भी रिकग्निशन नहीं मिलेगा। तो बोथ द क्राइटेरिया नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। तो ऐसी पार्टी स्टेट पार्टी हो जाती है। अब सिमिलर ही नेशनल लेवल पार्टीज होती हैं। तो नेशनल लेवल पर अगर कोई लोकसभा इलेक्शंस में 6% वोट्स गेन कर लेता है और ये 6% वोट्स शुड बी इन 4 स्टेट्स, 4 और मोर स्टेट्स। तो कम से कम 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में टोटल मिलाकर। तो हो सकता है कि एक स्टेट में कम वोट्स आई हो, 1% आई है शायद, और दूसरे स्टेट में 10% वोट्स हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इट शुड बी 6% वोट्स in the Lok Sabha elections or assembly elections and it should win at least 4 seats in Lok Sabha। तो 6% वोट्स के साथ में 4 सीट्स लोकसभा में भी जीतनी चाहिए, then only it is going to be that party is going to be recognized as a national party। अब जो recognition का सिर्फ एक ये मतलब नहीं है कि they are going to get a tag of national parties or state level parties। इसका बेनिफिट भी है। The prominent benefit is the unique symbol। तो जो भी जितनी भी पार्टीज हैं तो all these parties have their own unique symbols। तो अगर कोई भी पार्टी ग्रांट की जाती है the tag of national or state party, they are allowed to adopt any particular symbol। तो इलेक्शन कमीशन के पास में सिंबल्स की लिस्ट है, तो उनमें से कोई भी सिंबल वो अपने लिए चूज कर सकती हैं और जो भी
कैंडिडेट उनकी टिकट पर खड़ा होता है which represents a political party, they can use that particular symbol. अब सिंबल तक लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे इलेक्टोरल रोल की कॉपी मिलती है, दे गेट एयर टाइम ऑन आकाशवाणी, तो रेडियो पर एयर टाइम मिलता है फ्री में, जिससे कि वो अपना जो भी वोट्स गेन करने के लिए कैंपेनिंग करनी होती है तो वो रेडियो के थ्रू या दूरदर्शन के थ्रू कर सकते हैं. फाइन. नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेट पार्टीज. तो स्टेट पार्टीज का क्राइटेरिया तो जैसे हमने कर ही लिया है. अब स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज भी कहते हैं क्योंकि many of these parties are restricted to regions. लेकिन जरूरी नहीं है कि एक स्टेट पार्टी किसी को रिकॉग्नाइज किया हुआ है तो इट इज लिमिटेड टू ओनली वन स्टेट. तो हो सकता है कि जो पार्टी है तो इट मे बी हैविंग अ नेशनल आउटलुक, कि वो नेशनल लेवल पर उसकी पॉलिसीज हैं, वो जो भी काम करती है वो नेशनल लेवल पर कर रही होगी, but still because of the low amount of votes and the low amount of seats that it has won, it has been recognized as a state level party. तो कुछ पार्टीज तो ऐसी होती है नेशनल आउटलुक के साथ में स्टेट लेवल पार्टीज हैं, जैसे यू कह सकते हो आम आदमी पार्टी कह सकते हैं. आम आदमी पार्टी का ज्यादातर प्रेजेंस दिल्ली के अंदर है और पंजाब के अंदर है. तो इन पंजाब एंड इन दिल्ली, हरियाणा के अंदर भी बहुत कम वोट्स मिली थी, तो इट इज अ स्टेट लेवल पार्टी. लेकिन आम आदमी पार्टी का नेशनल लेवल आउटलुक है, वो नेशनल लेवल पर काम करना चाहती है. इट वांट्स टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन. लोकसभा इलेक्शन का कंटेस्ट भी किए थे, इट डिडंट परफॉर्म वेरी वेल, हाँ, लेकिन उसका आउटलुक है वैसा. उसके अलावा कुछ पार्टीज हैं जिनका पैरोकियल आउटलुक है, मतलब उनका आउटलुक सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट से रिस्ट्रिक्टेड है. अब जैसे मिजो नेशनल फ्रंट है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके नाम से ही पता चलता है कि दीज पार्टीज वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू देयर पर्टिकुलर स्टेट, कि इनको अपने स्टेट की आइडेंटिटी से ही कंसर्न है, या जो भी एथनिक आइडेंटिटी है उससे ही कंसर्न है. दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द नेशनल लेवल. ओके, द नंबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपैंडेड. जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, आफ्टर दैट फॉर अबाउट 3 decades there was a clear dominance of Congress party at the national level. लेकिन within the second decade चेंजेस शुरू हो गए थे, जो स्टेट लेवल पर बहुत सारे स्टेट्स में रीजनल पार्टीज ग्रो करने लग गई थी और दे स्टार्टेड विनिंग द इलेक्शंस एज वेल. तो 1956 में ही शुरू हुआ था. 1956 में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जीत गई थी. तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी खैर उसका नेशनल आउटलुक है अभी भी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में वो अलग से जीत कर नहीं आई है. तो उसके बाद में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके हैं, इन्हीं के बीच में पावर इंटरचेंज होती रहती है. अभी महाराष्ट्र में शिवसेना लेड गवर्नमेंट है, शिवसेना ही है ना, हाँ शिवसेना ही है, शिवसेना सपोर्टेड बाय कांग्रेस एंड एनसीपी, उनकी गवर्नमेंट है. तेलंगाना में टीआरएस है. तो धीरे धीरे क्या है, जो रीजनल पार्टीज हैं विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट, तो उनकी वो पावर में आ रही है इन दो स्टेट्स, और नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स भी वो इन्फ्लुएंस कर पाती हैं थ्रू दिस, क्योंकि राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और राज्यसभा के इलेक्शन जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो कर रही होती हैं. तो राज्यसभा में एक तरीके से उन पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, जो स्टेट लेवल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं. So yes, the influence of these particular political parties, not just in that particular state, but overall the entire nation, the influence of these parties has increased. और ये coalition government में part लेती हैं. जैसे शिवसेना है, तो शिवसेना till now used to be a part of the NDA government. आंध्र प्रदेश में जो पिछली बीजेपी गवर्नमेंट थी
बीजेपी का एनडीए गवर्नमेंट कहेंगे तो आंध्र प्रदेश के जो रूलिंग पार्टी थी उस टाइम में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है शायद, टीडीपी। तो इट वाज अ पार्ट ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट का पार्ट है। बिहार में है नीतीश कुमार की पार्टी है जो, तो वो भी एनडीए का पार्ट है। तो इस तरीके से जो रीजनल पार्टीज हैं दे सपोर्ट एंड फॉर्म कोalition गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। तो अभी तो खैर बीजेपी गवर्नमेंट के पास में जैसे लोकसभा में मेजॉरिटी है, तो ये रिसेंट फिनोमेना है। इससे पहले दो जो डेकेड्स थे 1990s और 2000s, तो दैट वाज एन एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ कोalition गवर्नमेंट्स ही फॉर्म हुए हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी, एक मेजर नेशनल पार्टी couldn't secure its own majority in the Lok Sabha. Now, what are the challenges to political parties? Political parties are very basic to the functioning of Indian democracy. लेकिन इनके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, और काफी सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी स्क्रीन पे फोटोग्राफ्स हैं उसमें भी विजिबल है। अभी द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है, यहाँ पर मैंने दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की फोटोग्राफ लगाई है, बीजेपी एंड कांग्रेस, और दोनों की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में इट डजंट अपीयर दैट देयर इज एनी इंटरनल डेमोक्रेसी। जो भी डिसीजंस हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट में भी टॉप डाउन लिए जा रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द करंट होम मिनिस्टर Shri Amit Shah and Shri Narendra Modi, these are having a predominant influence over the entire political party. Government basically यही तो रन कर रहे हैं, जो बाकी मिनिस्टर्स भी हैं they are having a relatively lower influence. उससे पहले कांग्रेस का देखो तो कांग्रेस रिवॉल्व्स अराउंड गांधीज। तो इन तीन के पीछे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी एंड मिसेस वाड्रा बेसिकली, so Priyanka Gandhi, yes, so all of them basically control the Congress party, और ये बीजेपी को कंट्रोल कर रहे हैं अभी। they are basically running the entire government. तो इसमें क्या है कि there is lack of internal democracy. नॉर्मल पार्टी वर्कर का तो छोड़ो, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी इतनी नहीं चलती है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द डिसीजंस आर टेकन एट द टॉप मोस्ट लेवल। तो माना कि कुछ हद तक ये फायदा कर सकता है कि डिसिसिवनेस आती है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द डेमोक्रेसी। कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी मेंटेन कैसे होगी। और कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स का हमने पढ़ा है ना, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों किया जाता है या डिवीजन ऑफ पावर क्यों किया जाता है? सो दैट देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्टिकुलर बॉडी। जब कंसंट्रेशन हो जाती है पावर की, तो एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो अगर एब्सोल्यूट पावर किसी के पास में आ जाएगी, सो दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट करप्टेड एंड इट इज गोइंग टू करप्ट द एंटायर सिस्टम। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। और जो टिकट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं of political parties, so that is not based on the capability of leaders. सारी की सारी नहीं कहेंगे, लेकिन most of the tickets are not based on the capability of political leaders. Instead it is based on loyalty towards the party leader. तो ये खैर इंदिरा गांधी के टाइम में शुरू हुआ था इन 1970s, जब कांग्रेस पार्टी के बीच में स्प्लिट हुआ था। तो ये इंदिरा गांधी ने अपने जो भी हैं फेवरेट्स थे तो उनको प्रमोट किया। सो दिस डेकेड 1970s led to increase in nepotism, increase in favoritism, और जो भी लीडर के लॉयल है उन्हीं को प्रमोट किया गया rather than looking into capability of people. तो lack of internal democracy की वजह से क्या हो रहा है कि leaders don't have much say in what is being done in political party. तो अभी ये जो कार्टून है, सो दिस इज ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो दिस वन इज ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये राहुल गांधी जी हैं। तो मिस्टर सिंधिया लेफ्ट कांग्रेस पार्टी टू जॉइन बीजेपी। क्यों? क्योंकि ही फेल्ट कि भाई यहाँ पर हमारी सुनी ही नहीं जा रही, कांग्रेस में सुनी ही नहीं जा रही है, और इट इज बेटर टू शिफ्ट
टू बीजेपी। तो ये खैर एक्सप्लिसिट जो रीजन था वो था, लेकिन खैर अंदर का रीजन, देयर आर मोर देन वन थिंग्स व्हिच अफेक्ट द रीजंस ऑफ स्विचिंग टू अ डिफरेंट पार्टी। लेकिन यस, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि probably his voice was not being heard और इनको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था कि भाई टॉप मोस्ट जो पोजीशंस हैं वो तो गांधी के लिए ही रिजर्व्ड है। probably बीजेपी इज अ मोर इंटरनली डेमोक्रेटिक पार्टी देन कांग्रेस पार्टी, शायद इसलिए उन्होंने स्विच कर दिया। देन द सेकंड one is the second challenge to political parties is dynastic succession. Dynastic succession means कि नेता का बेटा नेता बन रहा है, उसका बेटा नेता बन रहा है। So जो अभी जेजेपी हैं, तो जेजेपी पार्टी में क्या है कि इट वाज स्टार्टेड बाय श्री देवीलाल के बाद में पार्टी का जो भी था कंट्रोल था दैट वेंट टू श्री ओम प्रकाश चौटाला हिज सन। उसके बाद में उनके और बेटों के बीच के पास में चला गया, उसके बाद में और उसके नेक्स्ट जनरेशन। तो इवन इन हरियाणा वी आर सीइंग 4 generations ऑफ पॉलिटिशियंस फ्रॉम द सेम फैमिली, और जो पार्टी है उसका कंट्रोल लाइज विद दैट पर्टिकुलर फैमिली। तो कांग्रेस में भी वही है, दिस इज द कार्टून फॉर कांग्रेस। गांधी के हाथ में ही जा रही है, मम्मी से बेटे के हाथ में जा रही है सक्सेशन। ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का कार्टून है, ये डीएमके का है, शिवसेना में ये हो रहा है, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कश्मीर की पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर में, ये श्रीमणि अकाली दल पंजाब। तो कहीं पे भी लुक एट एनी पर्टिकुलर स्टेट यू आर गोइंग टू फाइंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स देयर। बीजेपी में है खैर कि देयर इज द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज नॉट एज मच, बीजेपी में कम है कि भाई लीडर इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द फैमिलियल टाइज, लेकिन वहां पर भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स डेफिनेटली है ही। सो दिस इज अ malaise by which all the political parties are affected. तो अगर जैसे श्री राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस पार्टी को दे दिया, he became the president of the Congress party, and since that time he has become a member, the Congress party is on decline. कि जरूरी नहीं है कि he is a very good person, but probably because he is not a very capable leader, उसकी वजह से the party is declining और लोग भी छोड़ कर भाग रहे। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सारे पार्टी लीडर्स हैं फ्रॉम कांग्रेस who have left Congress and joined other parties, mostly BJP. तो अगर डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल करनी है तो इट इज वेरी नेसेसरी कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का कुछ किया जाए, और पॉलिटिक्स शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस। तो अगर डायनेस्टिक रहेगा, फैमिली के बेस में रहेगा, तो डेमोक्रेसी डेफिनेटली अफेक्ट होगी और केपेबल लीडर्स आर नॉट गोइंग टू कम अप। तो ये एक और रीजन है कि व्हाई यूथ डजंट कंसीडर पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, कि एक अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देखते पॉलिटिक्स को कि वो भी कंटेस्ट करके दे कैन ऑक्यूपाई अ पॉलिटिकल पोस्ट। वो इसी रीजन से है क्योंकि डायनेस्टिक कंट्रोल है पॉलिटिकल पार्टीज में। द नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज इज मनी एंड मसल पावर। तो मनी पावर तो समझते होंगे कि पैसा जिसके पास में ज्यादा है, दे टेंड टू इन्फ्लुएंस द वोटिंग पैटर्न। कैश फॉर वोट्स का तो सुनने में आता ही है, जैसे ये है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि पैसा देकर वोट्स खरीदते हैं, या मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, कि जितने ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उतना ज्यादा ही चांस होता है जीतने का, क्योंकि कैंपेनिंग में ज्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है और टू गेन मोर एंड मोर वोट्स। उसके साथ में मसल पावर भी है। मसल पावर मींस जैसे जो भी बाहुबली का वर्ड सुना होगा, जनरली आपका यूपी बिहार साइड में सुनाई देता है, लेकिन बाहुबलीज एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी पार्टी। बाहुबली एक ऐसा होता है जो कि दबंग नेता टाइप होगा, दबंग आदमी होगा, जो दूसरों को धमकाता है, इलीगल मीन्स यूज करता है टू प्रेशराइज पीपल टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी, या टू प्रेशराइज कैंडिडेट्स
तो कि मान लो अपना नॉमिनेशन हटाना है, तो बेसिकली इलीगल मींस यूज होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मनी एंड मसल पावर। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल इलीगल चीजें हैं विच आर नॉट अलाउड इन इलेक्शंस, लेकिन ये फिर भी हैं, दीज एग्जिस्ट। मनी पावर और मसल पावर इंटीग्रेटेड भी है और अलग अलग भी है। इंटीग्रेटेड कैसे है, जो भी इलीगल काम करते हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो, तो वो उनके पास में इलीगल मींस से यूजिंग मसल पावर दे गेन मनी पावर एज वेल, और वो मनी यूज होता है इन सप्लाइंग इन फंडिंग पॉलिटिक्स। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जो क्रिमिनल, पहले बहुत बड़े क्रिमिनल्स होते थे, दे गेन्ड इनफ मनी एंड यूजिंग देयर मनी पावर एंड मसल पावर दे बिकेम they were elected as MPs and MLAs। तो ये चीज भी होती है, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है they have been entering politics। तो this has led to criminalization of politics, कि जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और पार्लियामेंट हैं, उसमें जो लीडर्स हैं, तो with time there is an increasing proportion of such leaders against whom there are serious criminal charges। तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, इंक्लूडिंग रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन। तो इतने सिवियर चार्जेस भी जो अभी सिटिंग पॉलिटिशियंस हैं, सिटिंग एमपीज, एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट भी हैं। देन मनी पावर और मसल पावर अलग अलग भी हो सकते हैं। मनी पावर इज प्रोबेबली सप्लाइड बाय द रिच पीपल एंड कंपनीज एज वेल। तो अमीर लोग मनी पावर देते हैं, मनी देते हैं, और ताकि बाद में जो पॉलिटिशियंस हैं who get elected, they ultimately frame policies which are going to benefit them। So again, money and muscle power is a serious threat to the Indian democracy। Then we have lack of meaningful choice to the voters। कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि विद टाइम क्या हुआ है कि इनिशियली तो होते थे ना कि आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आइडियोलॉजी बेस्ड थी, जो मेथड्स यूज होते थे वो अलग अलग थे। जैसे कोई कम्युनिस्ट पार्टी होगी, कोई कैपिटलिस्ट पार्टी है, तो इन दोनों के जो सोशल विजन है दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। अभी लेकिन जो ये डिफरेंसेस हैं these have declined, क्योंकि ज्यादातर जो पार्टीज फॉर्म है होती हैं या जो भी पावर में आती हैं, वो ज्यादातर इंटरेस्ट बेस्ड होती हैं, कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट पर्टिकुलर इंटरेस्ट। तो उससे क्या होता है कि जो पार्टीज रूल करती है, जो पावर में आती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिसी सिमिलर रहती है। तो पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट से जब बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज थी, सरकार की पॉलिसीज थी, नीतियां थी, वो सेम ही थी ऑलमोस्ट। देयर वाजंट मच डिफरेंस, बस डिफरेंस था इम्प्लीमेंटेशन में, कि पहले वो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम थी, इन्होंने थोड़ा सा अच्छे से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जो पॉलिसीज थी, आप अगर पॉलिसीज पढ़ते हो ऑफ द पीरियड 2004 टू 2012 जो पॉलिसीज थी, और 2004 टू 2014 और 2014 से अभी तक की जो पॉलिसीज आप देखोगे, तो देयर यू विल फाइंड अ कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज, की ज्यादा फर्क नहीं है। जो पहले वाले कह रहे थे वही ये वाले कह रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ हु कम्स टू पावर, जो लोग हैं उनके लिए तो एक बराबर ही बात होगी, कि अगर मनी और मसल पावर का इन्फ्लुएंस रहेगा, तो मनी और मसल पावर का इन्फ्लुएंस बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, तो दोनों में से कोई भी आए तो सिमिलर कंडीशन रहेगी। करप्शन इन बोथ द केसेस, करप्शन बीजेपी के अंदर भी है और कांग्रेस के टाइम में भी हुआ करता था। सो दिस हैज रिजल्टेड इन लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, कि भाई अब वोट करें तो किसको करें। तो जो यूएसए है उसमें स्पेशली था, एक सोशियोलॉजिस्ट थे सी एम मिल्स समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था दैट देयर एग्जिस्ट अ पावर एलीट इन द यूएस, in the United States of America,
तो जो ये पावर एलीट है, मतलब दोज पीपल हु कंट्रोल ऑल द पावर इन द कंट्री। तो वो पावर एलीट कौन कौन है? वो है जो फेडरल गवर्नमेंट है, मिलिट्री है और बिजनेस कॉर्पोरेशंस हैं। तो ये जो पावर एलीट है, अब इनके जो मेंबर्स हैं, जैसे बिजनेस कॉर्पोरेशंस हैं, मिलिट्री है, फेडरल गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाँ, तो इनके जो मेंबर्स हैं वो सिमिलर हैं। जो पहले मान लो बिजनेस कॉर्पोरेशंस है, बिजनेसमैन आ रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप फॉर एग्जांपल, इंडिया में भी ये चीज मिल जाएंगी, बिजनेसमैन हैव बीन कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। और जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं वो बिजनेस मैन के साथ में कोलैबोरेट करते हैं, बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हैं। मिलिट्री के जो लोग हैं दे एंटर इनटू द फेडरल गवर्नमेंट और बिजनेस कॉर्पोरेशंस। जो बिजनेस कॉर्पोरेशन मिलिट्री वालों को जो हायर ऑफिशियल्स रहते हैं, या फेडरल गवर्नमेंट है उनके ऑफिशियल्स को हायर करते हैं। तो हो क्या रहा है कि कुछ ही लोग हैं जो कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, ये सिमिलर बैकग्राउंड के लोग हैं, और ये सारे के सारे जो पावर है पूरी कंट्री की, ये एक्सरसाइज करते हैं विदाउट, तो कहने को इवन यूएसए इज अ डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी है, लेकिन द पावर डज नॉट एग्जिस्ट विद द पीपल, इट एग्जिस्ट विद दीज पावर एलिट्स। इंडिया में भी ऐसा ही हाल है कि सब आप लोगों ने कहते तो सुना होगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आती जाती रहे, जो पावर है दैट रिमेन्स विद द रिचेस्ट पीपल। तो अंबानी फैमिली है, जैसे मुकेश अंबानी है, तो ही इज अ पार्ट ऑफ पावर एलीट। तो जो बिजनेसमैन है, रिच बिजनेसमैन, सो दे कंट्रोल द इकोनॉमी। तो दे कंट्रोल गवर्नमेंट्स, बेसिकली लिटरली वो गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज दे आर फंडिंग द गवर्नमेंट्स, दे आर फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू विन इलेक्शंस। तो ऐसे बिजनेसमैन जैसे माल्या साहब थे, आजकल तो भाग गए, लेकिन भागने से पहले है ना, वो राज्यसभा के मेंबर भी थे। विजय माल्या की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड बेवरेजेस वाले। तो ही वाज इनटू पॉलिटिक्स एज वेल। जो अलग अलग पार्टीज का देख लो, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है, तो दैट मींस दैट दे आर आपने वोट बीजेपी को किया, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस के मेंबर ही मिल रहे हैं। कांग्रेस को अगर वोट करके कांग्रेस पावर में आती है, तो वहां पर भी काफी सारे बीजेपी के मेंबर्स मिलेंगे, इधर उधर होते रहते हैं। तो आप वोट किसको कर रहे हो? देयर इज अ लैक ऑफ चॉइस टू द वोटर्स, कि अल्टीमेटली उनको इट इज लाइक एन आई वॉश, कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जो पावर है इट रिमेन्स कॉन्सेंट्रेटेड विद अ फ्यू नंबर ऑफ पीपल। देन हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? तो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली। अब पहले ये देख लेते हैं, ये जो इमेज है यहाँ पर, ये किसकी है? तो ये एक 1960s में एक हरियाणा के ही एमपी थे, जिनका नाम था गया राम। तो पहले टाइम में क्या होता था, जब ये इंस्टेबिलिटी चल रही थी, कोalition गवर्नमेंट्स का शुरुआती हुई थी, तो पार्टीज यूज्ड टू परचेज लॉयल्टीज, कि एमपीज को खरीद रहे हैं। आजकल भी खैर आप देखते होंगे कि न्यूज में कि चल रहा होता है यही चीज, बिहाइंड द सीन चल रहा होता है, ओपनली नहीं होता है। तो दे यूज्ड टू परचेज लॉयल्टी ऑफ एमपीज, कि हमें सपोर्ट करो, आपको ये चीज दे देंगे, मिनिस्ट्रियल बर्थ दे देंगे, या इतने पैसे दे देंगे। तो इसमें जो गया राम नाम के एमपी थे, तो इन्होंने कम से कम मतलब एवरी अदर डे ही यूज्ड टू चेंज हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन, कि इसने लालच दिया, इसके पास में चले गए, फिर जो दूसरे वाले हैं, दूसरे ने ज्यादा लालच दिया, वो वापस उसके पास में आ गए, उसने फिर वापस से जो पहले वाला था, जैसे ग्रीन वाले हैं, तो इन्होंने और लालच दिया, तो फिर उसके पास में चले गए। तो ये दिस प्रोसेस कि आप अपनी लॉयल्टी छोड़ के, अपनी पार्टी लॉयल्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के पास, तो दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन, यू आर डिफेक्टिंग योर पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसी सिचुएशन होने की वजह से एक एंटी डिफेक्शन लॉ एनैक्ट किया था। एंटी डिफेक्शन, अगर डिफेक्शन ये है चेंजिंग योर ओन पॉलिटिकल पार्टी फ्रीक्वेंटली, तो एंटी डिफेक्शन क्या हो गया कि दिस लॉ इज गोइंग टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, कि आप जिस पार्टी से इलेक्ट होकर आपको सीट मिली है, नाउ यू कैन नॉट चेंज दैट पार्टी। अगर चेंज करोगे तो आपके ऊपर
आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, यू आर गोइंग टू लूज योर सीट। तो दिस वाज वन ऑफ द efforts that was taken. So anti defection law I think 1980s में ही हो गया था, राजीव गांधी के टाइम में enact कर दिया गया था। And then the second effort that has been step that has been taken is ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि every candidate who is going to contest the elections they have to mandatorily file an affidavit, कि एक affidavit फाइल करनी होगी हर एक कैंडिडेट को, जिसमें की सारी डिटेल्स दी जाएंगी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कैंडिडेट एंड अबाउट द क्रिमिनल हिस्ट्री। तो अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं उसकी हिस्ट्री और जो प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं वो चीजें वो सारी की सारी मेंशन की जाएंगी इन दिस एफिडेविट। एफिडेविट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप लीगली डिक्लेयर करते हो। तो ये किस लिए किया था, ताकि जो मनी और मसल पावर है वो रिड्यूस हो, पीपल become aware about the assets of the candidates and their criminal history, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सके कि कहीं क्रिमिनल कैंडिडेट तो नहीं है कि उसको वोट ना करें। लेकिन खैर उसके बाद में भी इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इट हैज हैड एन इम्पैक्ट कि भाई अवेयरनेस ज़्यादा जनरेट हो गई है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्रिमिनलाइजेशन रिड्यूस नहीं हुआ है। क्रिमिनलाइजेशन हैज ओनली इंक्रीज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स। देन अगेन मनी और मसल पावर, मनी पावर रिड्यूस करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मैंडेटरी किया हुआ है कि दे हैव टू दी political parties have to regularly conduct internal elections और they have to file income tax returns। तो income tax returns फाइल करने और regular elections होल्ड करने हैं। इसके अलावा जो income tax returns हैं उसमें they have to give the details of all those persons who have donated to them। तो जो भी डोनेशन मिली है ना which is more than 10,000 rupees, वो सारे की सारी डिक्लेयर करनी होती है, उनके नाम और एड्रेसेस डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो इसको क्या फायदा होगा कि पीपल विल बिकम अवेयर कि भाई कौन फंड कर रहा है, और बाद में जब ये पार्टी जीतती है तो क्या ये फेवर करेगी उन लोगों को, कोई पॉलिसीज ऐसी बनाती है कि जो उसको फंड कर रहा है उसको उसके फेवर में पॉलिसीज बना रही है नहीं बना रही है। लेकिन इसका भी अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है तो इन्होंने रास्ता निकाला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या हुआ कि ये जो भी प्रॉब्लम थी कि नाम देने थे वो सारा खत्म कर दिया। तो जो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होनी चाहिए थी इन इलेक्टोरल फंडिंग वो खत्म करके इन्होंने ओपेकनेस और इंक्रीज कर दी। अब क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम ताकि पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सके। द फर्स्ट स्टेप कैन बी दैट एक लॉ इनैक्ट होना चाहिए जिससे कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं पार्टीज के वो रेगुलेट हो सके, कि इलेक्शंस रेगुलरली कंडक्ट हों, जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, नॉमिनेशंस अगर हैं कि किसी पार्टी का कोई पार्टी नॉमिनेट करती है कि इस पर्टिकुलर सीट से इसको टिकट दी जाए तो वो नॉमिनेशन किस बेसिस पर डिसाइड किए जाएंगे, उनकी फंडिंग को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। तो इसके ऊपर एक लॉ बनना चाहिए ताकि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है या जो मनी और मसल पावर का इन्फ्लुएंस है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, वो सारी चीजें रिजॉल्व की जा सके थ्रू सच अ लॉ। देन ये तो हमें पता ही है कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है इन पार्लियामेंट इट इज अबाउट 14% आई थिंक। स्टेट असेंबलीज में और कम है। तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ टिकट्स जो भी पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करती है ना कैंडिडेट्स, तो उसमें से मैंडेट कर दें बाय लॉ कि कम से कम 1/3 टिकट्स शुड गो टू वुमेन कैंडिडेट्स। डेमोक्रेसी और बेटर होगी क्योंकि वुमेन को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इक्वल नहीं, एटलीस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज गोइंग टू इंक्रीज। थर्ड में स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की, जैसे अभी फंडिंग की वजह से, मनी पावर की वजह से पार्टी और कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। तो अगर स्टेट फंडिंग कर दिया जाए कि गवर्नमेंट फंड करेगी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उसमें जो एक्सेसिव मनी इन्फ्लुएंस है वो नहीं आ पाएगा। तो खैर जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस है तो ये काफी कंटेशियस इशू है कि किसको फंड किया जाए, किस तरीके से फंड किया जाए। तो कुछ कहते हैं कि भाई जो नेशनल पार्टी